साथ एक ब्रेकिंग में स्वागत है आप सभी का। फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां एक ऑटो चालक की पीट कर हत्या किए जाने का मामला भोपाल से सामने आया। आपको बता दें कि पीट कर ऑटो चालक की हत्या कर दी गई और एक दिन पहले विवाद हुआ था। हथौड़ी और रॉड से जानलेवा हमला किया गया था और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल लड़की से बातचीत करने पर हत्या कर दी गई। हत्या के चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। दरअसल कोलार पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, एक दिन पहले यह विवाद हुआ था। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद में पिटाई की गई ऑटो चालक की और पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। लड़की से बातचीत करने पर यह विवाद शुरू हुआ था। भोपाल से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां पर हिंसक इस हमले में ऑटो चालक की पीट कर हत्या कर दी गई। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, ऑटो चालक पर यह बात का आरोप लगाया गया कि वो किसी लड़की से बातचीत करता है और ऐसे में बदमाशों ने पीट कर उसकी जान ले ली। अब क्या वो लड़की के परिवार वाले थे या कोई और, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल आपको बता दें कि इलाज के दौरान बुरी तरह से जख्मी हुए ऑटो चालक की मौत हो गई। लड़की से बातचीत करने को लेकर यह विवाद हुआ था। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें ऑटो चालक की पीट कर हत्या कर दी गई और ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, ऑटो चालक की पीट कर हत्या किए जाने का ये मामला। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी ऑटो चालक की और एक दिन पहले ही विवाद हुआ था और आरोप यह है कि लड़की से बातचीत करने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ और उसके पीट कर हत्या कर दी गई। भोपाल से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। लड़की से बातचीत करने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। ऑटो चालक की पीट कर हत्या किए जाने का यह मामला। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें हथौड़े से और रॉड से उस पर जानलेवा हमला किया गया था। बुरी तरह से घायल हुए ऑटो चालक को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीट कर हत्या किए जाने का यह पूरा मामला सामने आया भोपाल से। लड़की से बातचीत करने को लेकर विवाद शुरू हुआ बताया जा रहा है और हत्या के चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। कोलार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और एक और बड़ी खबर दमोह से, जहां दमोह में युवती के साथ रेप के बाद शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव बनाए जाने का मामला सामने आया। युवती की शिकायत के बाद आरोपी शहबाज खान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक की माने तो मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद पूरे मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में ये कॉमेडियन कपिल शर्मा तक मामला जा पहुंचा है। दरअसल एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, हिना खान को भी ईडी ने समन किया है। वहीं एक्टर रणबीर कपूर ने ईडी को ईमेल भेजकर पेश होने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। आपको बता दें कि रणबीर पर सौरभ चंद्राकर के बेटिंग ऐप के प्रमोशन का आरोप है। ईडी का यह कहना है कि इसके लिए रणबीर को हवाला के जरिए कैश पेमेंट किया गया था और एक्टर रणबीर कपूर से ईडी ये जानना चाहती है कि इसका प्रमोशन वो कब से कर रहे हैं और इसके लिए किसने संपर्क किया, पेमेंट किस मोड में किया गया। ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने बताया कि महादेव ऐप बैटिंग पोर्टल में बहुत सारा पैसा प्राप्त करके मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है। बॉलीवुड के जो सितारे हैं और इन लोगों का बेसिक रोल यह है कि इन लोगों ने महादेव बेटिंग ऐप को प्रमोट किया है, ऐड करके और अलग अलग तरीक़ों से। साथ ही साथ जो भी इन्होंने जो उसमें से जो धन लिया है, ऐसा अभी हमको शक है कि जो धन इन्होंने लिया है वो धन जो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं लिया है, कैश लिया है और शायद हवाला के माध्यम से लिया है। इसीलिए उन लोगों को सम्मन करके बुलाया जा रहा है ताकि वो अपना एक्सप्लेनेशन दें कि महादेव ऑनलाइन बैटिंग पोर्टल में उनका रोल कहाँ तक था और क्या था, और उनको जो उस काम के जो पैसे मिले वो चैनल क्या था उसका। अगर वो इलीगल चैनल था तो वो लोग भी इस क्राइम के दोषी हैं, और अगर वो लीगल चैनल था, भाई मैं कलाकार हूँ, मेरा काम ही है क्या कहते हैं, अपनी कला जो मेरी है उसके अनुसार पैसे कमाना।
और अगर किसी ने वो काम किया है और पैसे अगर सीधे चैनल पे लिए तो ठीक है, लेकिन अगर चैनल गलत है तो फिर वो अपराध का आगम जो महादेव ऐप के माध्यम से कमाया गया था उसका एक अंश उन्होंने भी अपने पास रखा है। इसी के संदर्भ में भी जांच चल रही है और हमने समन इशू किया हुआ है कुछ लोगों को। कौन है और क्या नाम है सर? भाई अभी जो जानकारी है उसके अनुसार जो समन इशू किया गया था, रणबीर कपूर को समन इशू किया गया था। कल उसको उपस्थित होना था, बीता हुआ कल जो है। आज समन इशू किया, उसमें श्रद्धा कपूर को आना था, उमा कुरैशी को आना था, लेकिन ये लोग आए नहीं हैं। इन लोगों ने ईमेल के माध्यम से और आगे के समय की मांग किया है। तो अभी उनके समय की मांग जो उन्होंने की तो है, अब उसमें विचाराधीन है कि उनको समय प्रदान किया जाए कि नहीं प्रदान किया जाए। ये केवल 3 नाम हुए, इसके अलावा भी अभी तक ये जो तीनों नाम के ही समन गया है, तो इसलिए अभी उसी के बारे में जानकारी मैं दे पाऊंगा, बाकी के बारे में। और बड़ी खबर रायपुर के तेलीबांधा इलाके से, जहां पर कार सवार 2 युवतियों के बीच मारपीट हो गई। एक पक्ष का कहना है कि लड़की नशे में धुत होकर कार चला रही थी, जबकि इस बात पर जब उसे टोका गया तो वो गुस्से में होकर आग बबूला होकर लड़ने पर उतारू हो गई और गाली गलौच तक करने लगी, जिस पर विवाद और बढ़ गया। दोनों लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई और वहीं बचाव करने एक लड़का भी यहां आया और उस लड़के के साथ भी कार सवार लड़की ने मारपीट की। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगा है। बर्थडे था तो हम वहाँ खाना खाने गए थे ढाबा पे। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रक वाले ने बिना इंडिकेटर दे के रोका। तो लड़कियाँ नशे में थी, कहीं से आ रहे थे, इन लोग 3-4 लोग थे। तो इनकी गाड़ी जाके सीधा गाड़ी से मिल गई, तो बम्फर मिल गया था इनका। तो हम गए कि देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। तो उसी बीच में ये उसी सामने में थे पुलिस, हाईवे पुलिस थी, मतलब ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो थी। वो आए, उन्होंने जब बताया, मतलब उनसे बात हो रहा था तो उनका कॉलर पकड़ रहे थे। तो हम लोग मना कर रहे थे, हम लोग 3 लोग थे एक्चुअली में। हाँ, पुलिस को कॉलर पकड़ रहे थे। तो मैं बोला कि दीदी ये गलत चीज़ है, इनको छोड़ो। तो वो नहीं पता, उसके बाद 3-4 और कहीं से लोग आए हैं और उनसे बहसबाजी हुआ, कई लोग का हाथापाई भी हुआ है। ये मेरे ऊपर रखे और मेरे को ऐसा, मतलब एक लड़की ने मेरे कॉलर को पकड़ के ही रखा था और वो मेरे को पकड़ ही रखी आखिरी। तो मैं बोला मैं ठीक है जैसा भी होगा देखेंगे। तो मैं मेरे को बोले कि ये आएंगे करके पुलिस वाले, मतलब बात कर लेंगे। मैं बोला चलो मेरे साथ में, गलत तो हूँ नहीं मैं वहाँ पे। मैं बोला मेरे पास फुटेज भी, अगर मैं बोला जसबाजी करके जिनका ढाबा है, मैं बोला फुटेज अगर चाहिए आपको तो उनसे ले लीजिए आप। तो ये कहाँ की लड़कियाँ थी, क्या था? वो मेरे को एक्चुअली पता नहीं, क्योंकि मैं भी ये दोस्त का बर्थडे था तो ढाबा में खाना खाने का था जी। तो आपसे विवाद नहीं हुआ? नहीं, हमसे विवाद नहीं था। वो एक्चुअली वो ठूके हैं तो हम उनको बचाव के लिए गए थे। उसके बाद 2-3 लड़के वहाँ थे तो वो उनसे बहस हो रहा था उनका। तो हम बोले कि रहन दो, अब हो गया है, छोड़ो। तो उनके बाद इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं, वो मेरे को पकड़ लिए, मेरे को बोलते मेरे को मारे हो, मैं ये करूँगी वो करूँगी। नशे में थे वहाँ वो नशे में थे। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, नकली नोट गिरोह से पूछताछ में एक बड़ी जानकारी मिली। पुलिस को यह बड़ी जानकारी मिली, एनआईए से इंदौर पुलिस जानकारी साझा करेगी। एटीएस और आईबी भी इस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ करेगी। सरकारी रिकॉर्ड में जो गिरोह का सरगना है राजेश अशोक बनकर ये नकली नोट छाप रहा था। गिरोह का अन्य देशों के साथ भी संपर्क होने की बात सामने आ रही है और यहां अन्य गिरोह के तार इनसे जुड़े हो सकते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर अब तक जो जानकारी मिली है, नकली नोट गिरोह की बड़ा खुलासा। शातिर जालसाज जिसने बदली पहचान, फेक करेंसी का सौदागर वो, असली नकली नोट का खेल कितने राजदार। मिनी मुंबई में वो करता मुनाफे का कारोबार, नकली नोट का इलेक्शन से कनेक्शन, फेक करेंसी का मायाजाल महाफर्जी, मुर्दा छापे नकली नोट। वो जिंदा होकर भी मुर्दा है, मुर्दा जिसे करारे नोट पसंद है, वो मुर्दा जिसने अपना गिरोह भी बनाया है। आप भी जिंदा मुर्दे की इस पहेली में अगर उलझ गए हैं तो इस उलझन को हम सुलझाते हैं। काले नकाब ओढ़े ये 5 आरोपी, लेकिन इन 5 आरोपियों से खासकर इस शख्स को देखिए जिसने खुद को ही सरकारी फाइल में मुर्दा घोषित करवा दिया, जो नकली नोट का सप्लायर है, सरगना है।
असली नाम राजेश बिरपते है, जो बैतूल का रहने वाला है, लेकिन अब राजेश अशोक चौहान बन गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग का और ये नोट्स प्रिंटिंग का काम चल रहा था, ये एक मुख्य आरोपी है राजेश बरपेते, जो मुख्यतः बैतूल का निवासी है। ये मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके पास से ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इसके पास दो आइडेंटिटीज़ हैं। एक राजेश बरपेते के नाम की आइडेंटिटी है, जो कि भोपाल बैतूल का निवासी है, और दूसरा अशोक चौहान के नाम की आइडेंटिटी है। इसके पास से इसके ही नाम का एक डेथ सर्टिफिकेट भी मिला है, जिसके ये प्रूव होता है कि इसने दो आइडेंटिटीज़ के साथ में काम किया है। इससे इसकी भूमिका पूर्णतः संदिग्ध पाई गई है। फेक करेंसी के धंधे में वो पकड़ा ना जाए, इसीलिए खुद की ही पहचान बदल ली, जिसके पास पुलिस को उसका डेथ सर्टिफिकेट भी मिला है। इसके द्वारा पूछताछ करने में यही बताया गया है कि क्योंकि इस प्रकार से ये इलीगल काम कर रहा था, तो पकड़े जाने से बचने के लिए इसने अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करी, और उसके माध्यम से उस आइडेंटिटी से ही ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और मल्टीपल बैंक्स में बैंक अकाउंट बनाए गए थे, और उसी का ट्रांजैक्शन, उसी का यूज़ करके ट्रांजैक्शंस किया करता था। नकली नोट के सौदागरों की ये अजब कहानी है। पूरा मामला आपको बताते हैं। कहानी जरा लंबी है। दरअसल इंदौर के अन्नपूर्णा थाना पुलिस को खबर लगी थी कि मार्केट में नकली नोट खपाए जा रहे हैं। एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा, लेकिन अभी तो पूरे रैकेट का खुलासा होना बाकी था। टीम ने उस फ्लैट पर धावा बोला, जहां नकली नोट छापने का सारा साजो सामान मौजूद था, प्रिंटर, स्याही, थ्रेड, सब कुछ। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में कल दिनांक को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति नकली नोट चला रहे हैं मार्केट में, और उनके द्वारा काफ़ी सारे नकली नोट बनाए जा रहे हैं। तो इस सूचना की तस्दीक में अन्नपूर्णा पुलिस को एक टीम गठित करी गई और लगाया गया, जिस पर से एक व्यक्ति के बारे में पता चला। उस व्यक्ति को घेराबंदी करके पकड़ा गया। और उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, महाकालेश्वर प्रबंधन समिति की बैठक में गर्भगृह खोलने को लेकर नहीं बनी सहमति। अभी भक्तों को भगवान महाकाल से दूर रहकर ही दर्शन करने होंगे। मंदिर में चल रहा है निर्माण कार्य, जिसको लेकर भी चर्चा हुई। आपको बता दें, गर्भगृह खोलने को लेकर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है। क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई और क्या कुछ, अभी कितना इंतजार यहाँ पर भक्तों को करना होगा, बाबा से कितने दिन और दूर रहना होगा, क्योंकि जो दर्शन है वो गर्भगृह तक जाकर नहीं हो रहे हैं, दूर से ही दर्शन करने की अनुमति है। और ऐसे में बाबा के दर्शन करने के लिए जो रोक लगी है, जो प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध कब तक रहेगा, इस पर भी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि भक्तों को बाबा का दूर से ही दर्शन करना होगा। और बैठक में यहाँ निर्माण कार्य को लेकर भी चर्चा हुई, चूँकि महाकाल के दरबार में लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें महाकाल 1, महाकाल 2 या अन्य कंस्ट्रक्शंस हों, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। हमारे सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गया। अजय, अभी कुछ और दिन रहना होगा भक्तों को बाबा से दूर? जी देखिए, सावन के महीने से ही जो है महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में रोक लगी हुई है श्रद्धालुओं को जाने को लेकर। अभी फिलहाल बीच में जब बैठक हुई थी पिछले दिनों, बैठक में भी सहमति नहीं बन पाई थी कि गर्भगृह खोला जाए कि नहीं खोला जाए, क्योंकि गर्भगृह खोलने से पहले उनको व्यवस्था बनानी होगी, क्योंकि 2 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है रोजाना महाकाल मंदिर आते हैं। पर ऐसे में 1 घंटे में 200 श्रद्धालु ही गर्भगृह में दर्शन कर पाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं बन पाई है, जिसके कारण प्रशासन जो है कोई भी फैसला नहीं ले पाया है कि गर्भगृह खोला जाए या नहीं खोला जाए। फिलहाल जो है मंदिर की जो बैठक थी, बैठक में जो है निर्माण कार्यों को लेकर भी जो है फैसले लिए गए कि जो अधूरे काम है उनको भी जल्द पूरा किया जाए, ताकि जो है जो फेज 2 का जो पूरा कार्य जो सीएम ने लोकार्पण किए हैं, इसके अलावा जो कई छोटे मोटे काम थे उनको भी पूरा जल्द कर दिया जाए, इसको लेकर सहमति बनाई गई है। साथ ही जो है गर्भगृह खोलने से पहले जो है जो श्रद्धालु हैं जो गर्भगृह में दर्शन करना चाहते हैं, फिलहाल उनको जो है अभी दूर से ही भगवान महाकाल के दर्शन करना होंगे। जी, बहुत शुक्रिया अजय आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और तो गर्भगृह में दर्शन करने के लिए कुछ समय तक अभी इंतजार करना होगा, और उसके बाद आगे बाबा के नजदीक कितना जा सकते हैं श्रद्धालु, ये अभी कमेटी तय करेगी। बढ़ते आगे, और पन्ना टाइगर रिजर्व में अकोला बफर गेट शुरू कर दिया गया है, और पहले ही दिन आए पर्यटक बाघ को देखकर रोमांचित हो उठे। मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने इसका शुभारंभ किया। ये वो क्षेत्र है जहां पर बाघों का दीदार करने के लिए लोग आते हैं, और यहां बाघों को देखने के लिए पर्यटकों का तांता लगा रहता है। हर रोज 10 जिप्सी पर्यटक को लेकर सैर के लिए जाएगी, और मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का ये कहना है कि शहर के युवाओं को
रोजगार मिलेगा, लोगों के मनोरंजन के लिए शहर में एक बेहतर पर्यटक स्थल बनेगा। तो बाघ के दीदार करने के लिए, इस रोमांचक एहसास के लिए यहां पर पर्यटक आ सकते हैं और पर्यटकों को बाघ देखने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ऐसे में बाघ के दर्शन सीधे तौर पर यहां होंगे। और चूंकि जिस तरह से पर्यटक दूर दराज से आते हैं बाघ देखने के लिए, अब यहां बाघ के दीदार करना न सिर्फ आसान है बल्कि रोमांचकारी भी हो चला है, चूंकि बाघ का जो जोन है वो अब बहुत ज्यादा अंदर नहीं रह गया है और यहां पर पर्यटकों के लिए 10 जिप्सी की व्यवस्था एक दिन में रहेगी। और रीवा में एक बुजुर्ग के निधन के बाद दी गई अंतिम विदाई चर्चा का विषय बनी हुई है। त्योथर क्षेत्र के झुटिया गांव के रहने वाले बुजुर्ग राम प्रताप सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और राम प्रताप एक फाग गायक थे और इसलिए परिवार और उनके चाहने वालों ने फाग गीत गाकर उन्हें अंतिम विदाई दी। फाग गीत दरअसल एक फाल्गुन मास में गाया जाने वाला लोकगीत होता है। ये हिंदी भाषी क्षेत्र, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हिंदी पट्टी राज्यों में फागुन के महीने में गाया जाता है और अलग अलग जो हिंदी के अलावा इस भाषा बोलते हैं वहां भी ये गाया जाता है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटते हैं।